माध्यम क्षेत्र के सभी बंधु भगिनी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और दीपावली के पूर्व हम यहाँ हैं, इसलिए आने वाले दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सबके जीवन में सुख शांति मंगल लाए, यही कामना करता हूं। ब्रजभूमि में संघ के कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं। वृंदावन में हमारे प्रतिनिधि सभा बैठक हुई थी। विभाग प्रचारक और ऊपर के कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन भी कुछ समय पूर्व वृंदावन में हुआ था। ऐसे ब्रजभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए बहुत ही एक सहयोग के और हजारों कार्यकर्ताओं के निर्माण करने वाले यह भूमि है। पिछले 4 दिन से पूजनीय सरसंघ चालक जी और अन्य कार्यकर्ता, अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी पदाधिकारी हम यहाँ हैं। 2 दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के एक हमारे प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं कुछ वर्ष के अंतराल में। इस वर्ष हमने सोचा इस बैठक के साथ ऐसे एक प्रशिक्षण वर्ग के हमने किया। संघ में हर स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होने की पद्धति परंपरा है। शाखा में आने वाले एक सामान्य विद्यार्थी स्वयंसेवक से लेकर संघ के हर जो समूह है, जिले के कार्यकर्ता है, प्रांत के हैं, प्रचारक हैं, गृहस्थी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे सब प्रकार के कार्यकर्ताओं के लिए भिन्न भिन्न अंतराल में, समय के अंतराल में हम प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। क्योंकि संघ की एक पद्धति है व्यक्ति निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण, तो इसलिए यह पद्धति जारी है। अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। जो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। संघ ऐसे एक कार्यकर्ता निर्माण के निरंतर प्रक्रिया जारी रखी, तो उसी सिलसिले में 2 दिन ऐसे प्रशिक्षण वर्ग अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए भी हुआ। उसमें हम संघ के वैचारिक अधिष्ठान तो सब ये जानते ही हैं, वर्तमान संदर्भ में कार्य क्या क्या कैसे करना है, नए नए आयाम जुड़े हैं, हमारे मूल विचार के मूल अधिष्ठान के जो संगठन के पद्धतियां हैं उसको बरकरार रखें। नए लोग समाज से संघ में अलग अलग आयामों में जुड़ते जाते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के भी जुड़ते हैं, तो इसलिए जो नए जुड़ते हैं उनके साथ संघ के विचार को कैसे संप्रेषित करना चाहिए, ये सारे हम वर्ग में प्रयत्न किए, चर्चा किए। कल और आज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। इसमें कई विषयों की हमने चर्चा की। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि ब्रजभूमि में आए हैं तो आतिथ्य कम नहीं होता, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के भी स्नेह रहता है, समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहते हैं। संघ तो ऐसे सभी कार्यक्रम को अपने स्वावलंबी ढंग से करता है, थोड़ा सादगी रहे ऐसे हमारा आग्रह रहता है। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को हमको कहना पड़ा थोड़ा मिठाई वगैरह कम प्रकार रखिए। ज्यादा खिलाने पिलाने की आदत देश भर में रहता है, ब्रज में ज्यादा भी रहता है, तो हमने इसलिए थोड़ा सा सादा भोजन के आग्रह पहले दिन से किया है। फिर भी इन लोगों ने अपने आदत में थोड़ा थोड़ा बदल कर संघ की पद्धति से करने का प्रयत्न जरूर किया है। तो यहाँ हमने परसों यहाँ के प्रसिद्ध रास जो होता है उसके भी आनंद पूरे देश के लोग लिए। तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल से भी लोग आए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश से भी आए हैं, और देश भर के हर प्रांत के लोग आए हैं। तो उनको ब्रजभूमि के सांस्कृतिक जो विधा है अपने, उसके भी एक आनंद लेने का अवसर मिला। तो ऐसे वातावरण में हमारी बैठक आज शाम को संपन्न हो जाएगी। सामान्यतः इस कार्यकारी मंडल में हम
जो पिछले मार्च प्रतिनिधि सभा के बाद के जो समीक्षा होती है उसको करते हैं, संगठन के जो विस्तार हुआ है उसने इस वर्ष संघ शताब्दी वर्ष में पदार्पण किया है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर 99वें वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में संघ प्रवेश किया है। तो इसलिए अगले विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने का देश भर में जो भी कार्यक्रम मनाना है उसका हम सोच रहे हैं। अभी कार्य विस्तार के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से हमारा आग्रह था और कार्यकर्ता अपने जीवन में समाज परिवर्तन के लिए स्वयं की तैयारी करना है। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने घर परिवार मोहल्ले में ऐसे पंच परिवर्तनों के बारे में जो विजयदशमी के उद्बोधन में भी सरसंघ चालक जी ने उल्लेख किया है, उन 5 विषयों को कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों के संदर्भ में कार्यकर्ता स्वयं अपने शाखा में अपने परिवार में इन विषयों को लाने की आदत बढ़ाए, स्वभाव बढ़ाए, क्योंकि समाज परिवर्तन करने वाले लोग उपदेश करने से नहीं होता, स्वयं के आचरण से करना पड़ता है। तो इसलिए स्वयं आचरण करें, केवल स्वयंसेवक अकेले कर रहे से नहीं, उनके परिवार करें, आसपास में करें, तो शाखा के स्तर पर करें, तो हम समाज को कहने के लिए नैतिक अधिकार मिलेगा। तो इस दृष्टि से हमने इस वर्ष उसका आग्रह किया। कार्य के विस्तार की दृष्टि से भी इस वर्ष हमने जब देखा, अभी पूरे देश में संघ की शाखा पिछले वर्ष से 3626 स्थानों पर हमारी शाखाएं बढ़ गई हैं। अभी कुल संघ के स्थान जो है 45,411 स्थानों पर 72,354 72,354 संघ की शाखाएं चल रही हैं। शाखाओं की दृष्टि से 6,645 शाखाएं इस वर्ष में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ये सब नित्य शाखा है, सुबह शाम को या अतिसाय अथवा रात्रि, दिन में 4 समयों में किसी समय भी शाखा लगती है, प्रातःकाल, सायंकाल, थोड़ा सा अति सायंकाल अथवा रात्रि। कई जगहों पर मजदूरों के, होटल के कार्य काम करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में किसान हमारे रात्रि शाखा में आते हैं, रात को 8:30 बजे 9 बजे से 1 घंटे। ऐसे हमारे संघ की शाखाएं 4 समयों में चलती है। अधिकतर प्रभात शाखाएं और सायं शाखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक मिलन हम करते हैं। सब जगह पर प्रतिदिन की शाखा नहीं होती, सप्ताह में 1 बार आते हैं। तो ऐसे हैं कई प्रकार के कार्य करने वाले या तो विद्यार्थी, तो ऐसे लोगों के साप्ताहिक मिलन इस वर्ष 29,084 ये मिलन की संख्या है। यह इसमें भी वृद्धि हो गई, 3,147 पिछले वर्ष से वृद्धि है। जहां शाखा नहीं लगती है वहां समाज के लोगों को जोड़कर कुछ संस्कार के, परिवर्तन के, कुछ बातें सकारात्मक दृष्टि से गांव इकट्ठे रहे, मोहल्ले बस्ती में, विशेष करके गांव में हम आपस में भाईचारा रखें, घर में संस्कार दें, नई पीढ़ी को घर के समाज अपने हिंदू संस्कृति को सिखाएं, मंदिर के, तालाब के, गांव के किसी न किसी दृष्टि से समसामूहिक दृष्टि से कार्य करें, ऐसे कुछ विचार को देते हैं। वो संघ की शाखा नहीं होती, वहां संघ की प्रार्थना, भगवत ध्वज लगाना भले ही नहीं होता, लेकिन ऐसे स्थानों पर हम समाज को तो पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसको हम संघ मंडली कहते हैं। वो मासिक होते हैं, महीने में 1 बार होते हैं। ऐसे 11,382 स्थानों पर हम मंडली चलाते हैं। इसमें भी 750 वृद्धि हुई है। तो कहने का तात्पर्य है, नित्य शाखा, साप्ताहिक मिलन और मासिक, ये सब मिलकर अभी 1,01,438 1,01,438
इकाई बनती हैं। तो यह शताब्दी वर्ष की दृष्टि से हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है। हम 1 लाख स्थान पर जाने के विचार पिछले वर्ष सोचे भी थे, हम लगभग उसको पहुंचे हैं, उतनी इकाई हो गई है। फिर भी अभी कुछ पूर्ण खंड पूर्ण जिले होने का बाकी है। इस वर्ष हम पूरा मार्च प्रतिनिधि सभा में हमारे आने वाले जो 4 महीने हैं, इसमें कार्य विस्तार के लिए अभी भी हम जो लक्ष्य रखे हैं, टारगेट रखे हैं, वो मार्च में प्रतिनिधि सभा बैठक होगी बेंगलुरु में। तब तक हम इसमें और वृद्धि करेंगे। यह इस बैठक में प्रांत के लोगों ने जो प्रयत्न विचार किया है, इसके बारे में उन्होंने कहा, उसकी हमने चर्चा की, विश्लेषण किए। आने वाले दिनों में इसको कैसे इससे आगे बढ़ने के एक लक्ष्य भी हम लेकर चले हैं, वो फरवरी अंत तक हमारे पास होता है। मार्च के प्रतिनिधि सभा में हम उसको देखेंगे। तो ऐसे इस वर्ष के कार्य विस्तार है। केवल कार्य विस्तार नहीं है, क्वांटिटी डेवलपमेंट नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं के गुणात्मकता के भी बहुत आयाम है, उसको विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगा। शाखा के शारीरिक कार्यक्रम है, सेवा कार्यक्रम है, बौद्धिक दृष्टि से कार्यक्रम है, स्वयं सेवकों के गुण व्यवहार हैं। ऐसे कई प्रकार के क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी हमारे एक आग्रह रहता है। उसका भी हमने इसमें यहाँ चर्चा की है। दूसरा एक मुख्य विषय, समाज के किसी भी कष्ट में, संकट में स्वयंसेवक तुरंत दौड़ता है। अच्छी बात है। आजकल समाज में बहुत सारे लोग और संस्थाएं भी, जब नए प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। स्वयंसेवक तो सदा इस विषय में जागरूक रहता है। पिछले दिनों में 4 ऐसे प्रमुख चीज़ों को मैं आपके सम्मुख केवल शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में। 25,000 परिवारों तक का सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। किसी को जान बचाना है, कहीं किसी के मकान को या कहीं आहार पहुंचाना है, ऐसे फूड पैकेट पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाना है, ऐसे 25,000 परिवारों तक सहायता की। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड केरल में लैंडस्लाइड हुआ जुलाई में। लैंडस्लाइड होने के अनुभव यहाँ के लोगों को शायद नहीं है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ इसलिए मैं बताऊंगा। जो पहाड़ रहता है वो एकदम बारिश के दिनों में पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, पहाड़ के, तो गांव के गांव उसमें धंस जाते हैं। वायनाड में हुआ इस बार। तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे। सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। वो पहाड़ के क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये कार्य जो किया, मुस्लिम बंधुओं के जिनके मृत्यु हो गई थी, मुस्लिम परिवार से उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पद्धति के अनुसार करने के, उनको जो जिनको करना था, ऐसे लोगों ने सहायता की। करना तो उनको ही था क्योंकि वहाँ पद्धति ऐसे रहती है। हिंदू परिवारों के 66 मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ आई, 81 बस्ती में भोजन पैकेट, पेयजल, दवा ऐसे करने का कार्य किया। सोमनाथ, जामनगर तथा द्वारका में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुए, उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के सेवा कार्य किया। तो ऐसे इन सारे विषयों को यहाँ हमने विचार किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एक अत्यंत कुशल शासक, आजकल गुड गवर्नेंस की बात बहुत होती है। 300 साल पहले
देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर केंद्र से मालवा में मध्य प्रदेश में इंदौर के पास उनकी राजधानी थी, उन्होंने जो कार्य किया वह अद्भुत है। उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म श्रद्धा, धर्म केंद्रों की रक्षा, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और कृषि व्यवसाय के लिए समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता और ग्राम के पुनरुद्धार और कई जगह पर उन्होंने जो कार्य किया है, कुशल एक प्रशासक के नाते उनके परिचय कई लोगों के ठीक से नहीं है। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार काशी में भी किया, दक्षिण में गोकर्ण में भी किया, दूर दूर स्थानों तक उनके नाम हैं, लेकिन कुशल शासक भी थे। उस दृष्टि से उनके 300 वर्ष के कार्यक्रम को अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 1300 कार्यक्रम हुए, लगभग 2 लाख लोग, 1,96,000 लोग इसमें सहभागी हुए हैं। एक संदेश इससे देना चाहते हैं। रानी अहिल्याबाई ने लोकमाता पुण्य श्लोका करके उनके प्रसिद्धि हैं। अपने देश में 300 साल पहले भी एक महिला प्रशासक जिस प्रकार जनता के लिए कार्य करना और स्टेट पावर, राज्य की शक्ति जनता के हर आयाम को कैसे छू सकता है, और आज भी 300 साल के बाद भी वहां के परिवार, बिहार में अभी अभी एक घटना हुई, वहां जो लोग राजस्थान से 300 साल पहले कुछ परिवारों को वहां ले गई रानी, आज भी वो याद करते हैं। हमको यहाँ मंदिर बनाने के लिए आने लाए, उनको बसाया, उनके रक्षा की व्यवस्था की। आज भी वहां के लोग याद करते हैं, हम उस परिवार के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय दृष्टि रखकर केवल मेरे राज्य के चिंता ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। ये एक संदेश इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं। भारत के एक लोकप्रिय प्रशासक के क्या उदाहरण हो सकता है। राम राज्य के किसी युग के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उस प्रकार के करने का 300 साल पहले उन्होंने जो किया वो एक प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है उसको हम पंच परिवर्तन के आग्रह को करेंगे, और विजयदशमी उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई विषयों को स्पर्श किया था, कुछ विषयों को समाज के सामने लाया देश के अंदर के चुनौतियों के संदर्भ में। तो हमने एक सत्र में यहाँ चर्चा भी की है। वर्तमान परिस्थिति में समाज को भी अपनी दृष्टि से एकता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शासन प्रशासन जो करेंगे उसके लिए भी योग्य रूप से वहाँ विषय पहुंचाना चाहिए। अब ड्रग्स लेते हैं नौजवान, ड्रग्स आने के रोकना शासन के काम है, लेकिन नौजवान उसके प्रति आकर्षित ना हो, उसके शिकार ना बने, ये घर घर के संस्कार भी होना चाहिए। समाज में भी उसके लिए एक वातावरण बनना चाहिए। तो इसलिए संस्कार देने का काम संघ जैसे सामाजिक अभियान का है, तो इसको हम आग्रह पूर्वक करते हैं। ऐसे समाज में समरसता लाना सामाजिक कार्य है। जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए प्रावधान करके उनके लिए शिक्षा के, नौकरी की गारंटी करना ये शासन का काम है। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ चलने पड़ते हैं। शासन भी संवेदनशील होकर एक कानून व्यवस्था करे, लेकिन केवल कानून व्यवस्था से पूरा नहीं होता है। एक भाईचारा, एक संवेदना, समरसता के, हार्मनी के, ये जो भाव चाहिए वह पैदा कौन करे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह इस पर है। तो इसलिए वो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन समाज के अंदर ये होने के बाद भी आपस में हम एक समाज के हैं, ऐसे आचरण व्यवहार, इस प्रकार के समरसता के ये करने के प्रयत्न संघ करता है। और टेक्नोलॉजी तो अच्छे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस बच्चों को हाथ में आ गए हैं। ज्ञान
प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं आ रहा है, उसमें और भी बातें आती हैं। मन को चंचलित करने वाले, कुसंस्कार बढ़ाने वाले भी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए और समाज के संस्कार से भी बच्चों को इससे बचाना चाहिए। ये संघ ने कहा है अपने इसमें। हमने इन सारे सामाजिक परिस्थिति के और कई जगह पर धर्मांतरण होते हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में हमले आक्रमण हुए, तो हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से इन विषयों के बारे में अपने रक्षा भी करनी चाहिए और समाज स्वाभिमान से, पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना भी चाहिए। अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो इसलिए विश्व शांति के कार्य करना है तो अपने मोहल्ले शांति रहनी चाहिए। लोक कल्याण के काम करना है तो हमारे आसपास के कल्याण के, मंगल के कार्य में लगना चाहिए। तो संघ ऐसे कार्य में लगा हुआ है। इस कार्यकारी मंडल के बैठक में कुल 393 लोग अपेक्षित थे। 7 लोग स्वास्थ्य अन्य कारण से नहीं आ सके। 386 अपने बंधु यहाँ आए हैं। तो समाज के सब प्रकार के लोग संघ में हैं। हिंदू समाज के सभी वर्ग के लोग संघ के इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी वर्ग में हैं। तो ऐसे एक समाज के प्रातिनिधिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, इन विषयों की चर्चा हमने की है। आने वाले दिनों में इन विषयों को अमल में लाने के लिए कार्य के विस्तार, गुणवत्ता, परिवर्तन, समाज के अंदर सब प्रकार के जो चुनौती हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए समाज के सिद्धता, सन्नद्धता, यह हमने विचार किया है। आने वाले 4-5 महीने जो प्रतिनिधि सभा तक हमने कुछ कार्य के दिशा तय किए हैं। प्रतिनिधि सभा में फिर हम मिलने वाले हैं, आगे के कार्यक्रम के बारे में वहाँ तय करेंगे। आप सभी लोग अपने इस आयोजन के लिए सब प्रकार के सहयोग आपने दिया है माध्यम क्षेत्र में, इसलिए मैं हृदय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। आपको कुछ पूछना है तो। सर मैं इधर सर नमस्कार, मैं शैलेंद्र मिश्र हूँ डीडी न्यूज से। सर 2 मुद्दों पर बहुत चर्चा हो रही थी जब ये बैठक शुरू हुई थी कि विजयादशमी पर सर संचालक जी ने जो कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो बाल मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? और जब हाल ही में जब बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें जब आई थी और एक समाज को संगठित करने की बात कही गई थी, तो उसको लेकर आपने कहा कि सरकार जो संवेदनशील है वो तो अपनी भूमिका निभाती है, समाज को भी भूमिका निभानी चाहिए। तो उसका थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या चर्चा हुई? विस्तार से 2 बिंदु हैं। एक ओटीटी या प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के, नियमन के आवश्यकता है। किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है। तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या इसी टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम, बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है। तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के, रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा, रेगुलेशन कहूँगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। वो समाज के हित के दृष्टि से रेगुलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करना वगैरह डिटेल्स की बात है, वो कोई सरकार संबंधित लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें एक समिति वगैरह बने, देखें। और समाज के दृष्टि से भी कार्य जो मैंने बताया, हम समाज के, हमारे कुटुंब प्रबोधन संघ के जागरण कार्य की दृष्टि से हम कहते हैं, देखिए मंदिर की समिति है, समाज में बिरादरी की संस्थाएं हैं, हर समुदाय की अपने अपनी एक रचना है। वहाँ हम सम्मेलन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की योजना बनाते हैं। समाज के हर समुदाय को, हर वर्ग को ये भी सोचना चाहिए हमारे अगली पीढ़ी के जीवन अच्छा रहे, उनके संस्कार ठीक रहें, उनके अंदर विकार ना आए, मानसिक विकार,
कामोत्तेजक विकार, ड्रग्स लेने के स्वभाव, ये नहीं आना है तो घर परिवार में भी सामाजिक धार्मिक नेतृत्व भी इस विषय में आग्रह पूर्वक अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए। हम संघ से ये दोनों चाहते हैं। सरकार बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहना चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनके भूमि है। भारत से विभाजन हो गया 47 में, 71 से वो अलग देश भी बने पाकिस्तान से होकर, उसमें भी भारत की भूमिका रही। तो इसलिए हमारा कहना है कि वहां शक्तिपीठ है। हमारे स्वतंत्रता के, भारत के हिंदू राष्ट्र के इतिहास में उस हिस्से के बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में हिंदू समाज के प्रतिनिधिक संगठन, संघ ने तो कहा ही है, विश्व हिंदू परिषद और आचार्य सभा, बहुत सारे भारत के हिंदू संगठनों ने, नेपाल में भी इन्होंने आवाज उठाए, यूरोप और अमेरिका में भी आवाज उठाए, जगह जगह पर इस पर कार्य करने में संघ के स्वयंसेवकों ने एक भूमिका भी निभाई। हमने ये सब हुआ है और वहाँ हिंदू समाज के लोग पिछले 10-20 वर्षों में वहाँ के सामान्य हिंदू समाज जो है, जिनके अभावग्रस्त है, उनके बीच सेवा कार्य वगैरह करने के लिए हिंदू स्वयंसेवक संघ के वहाँ के लोग भी प्रयत्न करते हैं। वो भी एक दृष्टि से हम उस संदर्भ में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये हिंदू समाज के एक कार्य है। कहीं किसी कोने में दुनिया में कहीं भी हिंदू के लिए कुछ कष्ट होता है तो वो भारत के तरफ ही देखेंगे, स्वाभाविक है। तो इसलिए भारत की भूमिका होती है। संघ ने उसको आग्रह पूर्वक कहा भी है, किया भी है। सर, मेरा नाम पवन गौतम, दैनिक भास्कर से हूँ। 2 सवाल मेरे हैं। पहला, एक इस समय बयान चल रहा है कटेंगे तो बटेंगे, इसको लेकर आरएसएस का क्या समर्थन है? दूसरा, श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुद्दे को लेकर आरएसएस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछले भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहे तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रह पूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम से जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है।
दूसरी बात आपने बताया कि मथुरा के संदर्भ में अब तो न्यायालय में है, तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाएं। तो एक अयोध्या के सुलझ गया है तो हर चीज को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास रखें। अभी मुद्दा वहाँ है तो जल्दी हो। लोग आवाज भी उठा रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी देश को जन जागरण कर ही रहे हैं। तो संघ भी पहले से कहा है जो इस विषय में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसा नहीं है, समाज करेगा, हम साथ हैं, हम समाज के आवाज हैं। सर मैं अनिल सारस्वत एबीपी न्यूज से हूँ। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर किस तरह से क्या चर्चा हुई, जरा विस्तार से बताएं। तो पहले से ही हम इस विषय के बारे में संघ ने 25 साल से काम किया भी है, वही अच्छी बात भी है। देखिए लव जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं। हिंदू जागरण जो तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो वहाँ संघ के स्वयंसेवक है। संघ सीधा संघ तो शाखा चलाते स्वयंसेवक निर्माण करता है। संघ डायरेक्ट किसी जिहाद के इसमें हम हाथ नहीं डालते, लेकिन जिहाद हो रहा है तो समाज की समस्या हो रही है लव जिहाद से। तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना के काम है। उदाहरण के लिए केरल में लगभग 200 युवतियों को बचाने का काम हुआ। कई लोग चली भी गई थी, वापस आई। वापस आने के बाद उनके पुनर्वास कैसे होगा, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए वापस आने के बाद 1 साल के 2 साल के बाद वापस आई, उनका जीवन क्या होगा, उनका विवाह होगा, कितने लोग तैयार होंगे, समाज स्वीकार कैसे करेगा, ये सारी समस्या रहती है। हम सब समझते हैं, आप लोग भी गृहस्थी लोग हैं, समाज के लोग हैं। तो घर से कोई लड़की बाहर गए तो वापस आने के बाद क्या होगा, इसलिए रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा वहाँ की एक संस्था ने किया। संघ उसके पीछे पूरा खड़ा रहा। हम कहे ठीक। और बहुत सारे युवतियों ने अन्य युवतियों को सावधान करने के लिए अपने जीवन इस कारण से उन्होंने रखा। जो वापिस आई वो घर नहीं बैठी, वो हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा हमको बचाए, अब हमारे कर्तव्य है हम बाकी युवतियों को बचाएंगे। इसलिए उन्होंने जीवन में हम अभी विवाह नहीं करेंगे, हम इसी काम के लिए करेंगे, ऐसे तैयार हो गई। तो ऐसे कार्य के पीछे संघ के स्वयंसेवक एक संबल देने के लिए, पोषण देने के लिए, आवश्यक सहयोग देने के लिए हम खड़े हैं। तो ऐसे देश भर में लव जिहाद के जो भी ऐसे प्रकरण होते हैं उसके कई आयाम हैं, मैं इसके सारी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। उसके कोर्ट के मामले हैं, घर परिवार के मामले हैं, जाति बिरादरी की कुछ समस्या रहती है। कोई लड़कियां हैं तो परिवार तैयार है, बिरादरी तैयार नहीं रहती, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसलिए इनको सुलझाना पड़ता है। इन सारे आयामों में स्वयंसेवक जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है, वापस आना तो बात की बात है, जाना ही नहीं चाहिए ना। इसलिए अपने किशोरियों को, युवतियों को, घर में बालिकाओं को योग्य प्रशिक्षण, संस्कार और रक्षा देना यह हर परिवार का भी काम है। वो जहाँ रहती है वहाँ के लोगों के काम है, समाज के संगठनों के काम है। तो इस प्रकार के काम किशोरी वर्ग चलाना, उनके संस्कार देने करना, तो ये कार्य भी करते हैं। धर्म परिवर्तन के संदर्भ में आपने कहा अभी बहुत सारे जगह पर घर वापसी के कार्य संघ के स्वयंसेवक भी और समाज के कुछ लोग, जैसे आर्य समाज है, मसूर आश्रम है, ऐसे कई लोग मिलकर एक धर्म जागरण समन्वय के एक मंच बनाया। संघ के कार्यकर्ता भी उसमें हैं। तो हम मिलकर धर्म जागरण में जाने वाले, मतांतरित होने वालों को बचाना है, मतांतरित होने वालों को वापस लाना है, ऐसे उनका कार्य चलता है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्य के लिए भी, जैसे लव जिहाद के संदर्भ में मैंने कहा, हम सहयोग देते हैं, कार्यकर्ता देते हैं, उनके परियोजना चलती है, उन परियोजनाओं को भी हम आवश्यक योजना बनाकर उसके लिए सहयोग देते हैं। तो संघ के कार्यकर्ता धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। हम तो धर्मांतरण शब्द का उपयोग नहीं करते, मतांतरण है। तो ये मतांतरण जो होता है ये राष्ट्रांतरण होता है।
तो राष्ट्र से भी वो कट जाता है, यहाँ के संस्कृति कट जाते हैं। और मतांतरण के बारे में महात्मा गांधी जी और विवेकानंद दोनों ने अत्यंत उग्रता से हिंदू समाज के सावधानी के लिए उन्होंने कहा है। हम उनके ही उस वाक्यों की प्रेरणा चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है मतांतरण के विरुद्ध में। तो इसलिए इन विषयों को समाज के बीच लाना भी चाहिए। तो मतांतरण रोकना एक बात है, घर वापसी दूसरी बात है, दोनों चलते हैं। समाज के आचरण भी ठीक होना चाहिए। देखिए कई बार क्या कहते हैं, गरीबी है, समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत है, इसका होता है, कुछ जगह पर है भी, मैं इसको नकारता नहीं हूं, हो भी सकता है। इसलिए हिंदू समाज के काम भी बनता है, हम अपने भाई बहनों से समानता के, सौहार्द के, सामंजस्य के आचरण करें और अपने समाज के लोगों के बंधुओं के संवेदनशीलता से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के व्यवस्था करें। इसलिए सेवा बस्तियों में, सीमा क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में जहाँ गरीबी है, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके बीच सेवा कार्य करते। समाज आपके साथ है, आपको धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य भी हमको करना पड़ता है, वो भी हम करते हैं। मधुकर चतुर्वेदी, स्वदेश से। भाई साहब, ये पंच परिवर्तन में पहले से पंच परिवर्तन से पहले सामाजिक समरसता और पर्यावरण की गतिविधि चल रही थी। तो ये पंच परिवर्तन में इन 3 विषयों को अलग से जोड़ के जो तैयार करा है, एक तो इसके बारे में बताइएगा। और परम सरसन चालक जी ने पिछले वर्ष ये बोला था कि स्व का जागरण करने के लिए समाज के अनुरूप, उसके अनुरूप समाज का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें स्वयंसेवकों की भूमिका क्या रहने वाली? देखिए, संघ के कार्य ही स्व के जागरण के लिए प्रारंभ हुआ 100 वर्ष पूर्व। भारत के स्व यानी क्या? यहाँ के मिट्टी के सुगंध। भारत के स्व यानी क्या? स्वातंत्र के आंदोलन क्यों हुआ? स्वतंत्र के आंदोलन, देखो भाई, हम गरीब रह सकते हैं, हम कैसे भी रहेंगे, पहले आप चले जाओ, हमको अपने आधार पर, हमारे विचार पर रहने दो। स्वतंत्रता आंदोलन के स्व यानी क्या? देखिए, स्वाधीनता और स्वतंत्र में जो स्व है, वो स्व क्या है? स्व अधीनता। स्व यानी क्या है? केवल सेल्फ है क्या? नेशनल सेल्फहुड है, राष्ट्रीय स्वत्व है। इस देश की एक संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ के एक तौर तरीके हैं, यहाँ के एक सिविलाइजेशनल विजडम है, यहाँ के एक सभ्यता के अनुभव है हमको। और विश्व में वो 5000 10,000 वर्षों के अनुभव कम वैल्यू के नहीं है। इस स्व को हम अपने ग्राम स्वराज्य में, हमारे व्यापार में, शिक्षा में, युद्ध में, स्वास्थ्य में, प्रशासन में सदियों तक हम चलाए हैं। धर्मपाल जी, राम स्वरूप जी, सीताराम जी गोयल, ऐसे लोगों ने जो रिसर्च करके पुस्तक छापे हैं, उसमें भारत के स्व कैसे हैं, हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी जी ने लिखे। आप में से कितने लोग उसको पढ़ेंगे तो आप देखिए, उसमें कुछ हिस्से उस समय के लिए रेलेवेंट था, वो छोड़ दीजिए, बाकी उन्होंने भारत की सभ्यता इस संदर्भ में बहुत कहा है। ये स्वराज्य जो कहा है, उसमें स्व क्या है? हिंद स्वराज्य, गांधी जी ने। ये सारे विषय को हम देखते हैं। इसलिए हमारे भाषा, हमारे संस्कृति, हमारे वेश, आधुनिकता में स्व को नहीं बोलना है, स्व आधारित आधुनिकता। इस स्व को लागू करने के लिए एक प्रमुख चीज है स्वदेशी जीवन शैली। ये केवल बौद्धिक सर्कस नहीं है, अपने जीवन शैली। तो हमारे जीवन शैली हमारी संस्कृति के, नागरिक अपने सभ्यता के जो है उसके अनुरूप हो। इसलिए हमें उदाहरण के लिए भारत में अभी शिक्षा नीति आई। शिक्षा नीति में एक बात बताई, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत के ज्ञान परंपरा। अब उसके बारे में सैकड़ों पुस्तकें पिछले 4-5 साल में, सैकड़ों रिसर्च हो रहे हैं। भारत की ज्ञान परंपरा इसी विषय पर, ये स्व है। विवेकानंद जब भारत आए, उन्होंने देश भर में किया, उन्होंने भारत के समाज के सामने कौन से विषय बताए? निवेदिता, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भारत के कौन से विषय में हमारे स्व अभिमान हो सकता है, ये स्व हमारे हर आयाम में है, उसको युगानुकूल दृष्टि से कैसे प्रस्तुत करना,
वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रशासन में, जीवन शैली में, मनोरंजन में, आहार पदार्थों में, कैसे भी हो वो करना चाहिए। टेक्नोलॉजी उदाहरण के लिए हम चंद्रमा पर गए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर करें। हम वैक्सीन निकालेंगे, स्वदेशी विचार हो सकता है। हम व्यापार व्यवहार करें, स्वदेशी विचार हो सकता है। हम कृषि के करें, हमारे देश की एक कृषि की परंपरा है, हाँ उसको हम आधुनिकता मॉडर्नाइज करना चाहिए। हर युग में हुआ है, इसी को हम स्व कहते हैं। संघ के विचार इसी पर आधारित है। स्वदेशी अभियान, स्वदेशी आंदोलन भी इसी प्रकार। सर मोहित, टाइम्स नाउ से सर इस टाइम सर देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जेपीसी बनाई है, लेकिन जेपीसी की हर मीटिंग में सर जिस प्रकार से विरोध होता है अपोजिशन का, वो सरकार पे हमलावर है। कल ही सर कर्नाटक से एक केस आया कि पूरे गांव में एक डिस्ट्रिक्ट पे जो है वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है और किसान वहां पे धरने पे बैठ गए हैं। सर कैसे देखते सर पूरे मुद्दे को, क्या होगा? जेपीसी ने किया है। अभी सरकार अगले सत्र में आने वाले इस वर्ष के 2 अधिवेशन जो भी होंगे लोकसभा के, संसद के, उसमें करने के उनके विचार होगा ही, स्वाभाविक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसके अपने रिपोर्ट देंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने समाज के सब प्रकार के लोग गए हैं। वक्फ लैंड जो से आपने कहा पूरे गांव को वक्फ में घोषित कर दिया। देखिए 2013 तक का इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ पे पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। ये अमेंडमेंट जो 2003 में यूपीए सरकार के समय हुआ, ये बहुत, देखिए उन दिनों में बहुत सारे ऐसे हुए थे। 2013 में मैंने 13 ही कहा, वही तो 2013 में किया। मैं आपको और एक याद दिलाता हूँ, टारगेटेड वायलेंस के बारे में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उस समय के, उन्होंने एक विधेयक लाया था, एक बिल लाए थे। वो क्या था, ये सारे कुछ चीजों को सोचकर एक विशेष साजिश के तहत, योजना के तहत ये विचार एक के बाद एक आने का प्रयत्न हुआ था। ऐसे नहीं कि ये कोई अचानक कुछ हुआ, तो उसको अभी ठीक करना ही पड़ेगा। बाकी तो ये हिंदू मुसलमान का नहीं, मुसलमानों में बहुत सारे मुस्लिम जेपीसी के सामने अपने विचार है कि हमारी समस्या हो रही है। ऐसे मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। मैं अभी परसों, हमारे बंधु कह रहे तो मीडिया में ही आया था, कर्नाटक सरकार में, वहाँ तो अभी कांग्रेस सरकार है, वहाँ के सरकार के एक मंत्री और 4 एमएलए, उनके घर पे बाकी सब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आकर क्या क्या हुआ है इसको आप विरोध मत करिए, अमेंडमेंट होने दीजिए, ऐसे कहा है, मीडिया में ही आया है। तो इसलिए ये देखिए, किसी एक पार्टी अथवा 2 समुदाय ऐसे नहीं है, ये एक अन्याय की चीज हुआ है। तो इसलिए वक्फ के जो भी रचना बनी, किस कारण से बनी, वो तो इतिहास है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश के जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है, उसको और क्या करना है देखना ही पड़ेगा। हाँ, 2 मैं दिलीप चतुर्वेदी हिंदुस्तान से। हाँ जी, दिलीप चतुर्वेदी हिंदुस्तान से। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अभी योगी जी आए थे, 2 घंटे चर्चा हुई भागवत जी से। दूसरा ये, क्या इस कार्यकारी मंडल की बैठक में भाजपा को भी कोई संदेश देने की कोशिश की गई है? नहीं, हम भाजपा के लिए कोई संदेश ऐसा नहीं है, हम समाज के लिए, मैंने बताया, केवल भाजपा के लिए कोई संदेश देने की जरूरत नहीं। भाजपा का संदेश देने के लिए कार्यकारी मंडल बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे स्वयंसेवक बहुत है, ऐसे उनको बता देंगे यदि देना है तो। हम संदेश सबको दे रहे हैं, केवल भाजपा को नहीं, कांग्रेस में रहने वाले कुटुंब प्रबोधन उनके घर के लिए भी चाहिए, वामपंथी लोगों के लिए भी चाहिए, वहां भी सब चाहिए। इसलिए हमारे कोई किसी एक पार्टी के लिए मैसेज देने के लिए हमारे कार्यकारी मंडल नहीं है। दूसरी बात ऐसे है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी यहाँ थे, 2 घंटे चर्चा नहीं हुई, चर्चा तो आधा घंटे 5 घंटे हुई।
बाकी समय ऐसे बाकी बातें हुई, उन्होंने भोजन किया। एक है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, देश भर से लोग आए हैं अभी। तो मुख्यमंत्री जी ने, देखो भाई हमारे प्रांत में आए हैं, इस राज्य में, तो इसलिए हमें ऐसे आयोजन है, तो मैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ। आए थे, उन्होंने अखिल भारतीय पदाधिकारी सबके साथ बैठे भी थे। मुख्य रूप से आने वाले जो कुंभ है प्रयागराज में, उस कुंभ के पिछले कुंभ जो हुआ था उसके बहुत प्रशंसा हुई थी, बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा हम तो 1 साल ही हुआ था सत्ता में आकर, अभी हम तो अनुभव भी आ गया प्रशासन के भी और कुंभ के आयोजन के भी, इसलिए अभी इस कुंभ को पिछले से भी अधिक सार्थक और यशस्वी बनाने के लिए योजना ऐसे बनाए हैं। ऐसे उन्होंने कुछ सामान्यतः जो प्रस्तावित योजना है उसके बारे में सभी हमारे पदाधिकारियों के सामने बताया। उन्होंने एक हमारे सामने विशेष रूप से अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी जी ने, कि देश भर के लोग आने चाहिए। कई प्रकार के हमारे हिंदू समाज के अन्य समुदाय जो है, उनमें से कई लोग कुछ वर्षों से, समझो 100 वर्षों से, 50 वर्षों से उनको किसी ने बुलाया नहीं होगा, क्योंकि वो कम आते हैं। तो इसलिए ऐसे जो धार्मिक नेतृत्व है दक्षिण भारत में, लिंगायत पीर साहब है या और कहीं दूसरे प्रकार के हैं, वो सभी लोग आना चाहिए। ये कुंभ ऐसे एक है, इसलिए उन सबके आप भी अपने संपर्क से उन लोगों को निमंत्रण देने के लिए हम सरकार यहाँ उन सबका स्वागत करते हैं। क्रमांकित समाज के सभी वर्ग आना चाहिए। तो इसलिए जनजाति क्षेत्र के बहुत सारे प्रमुख हैं, जनजाति क्षेत्र के भी धार्मिक नेतृत्व है, आए सामाजिक नेतृत्व भी आए। तो इस दृष्टि से इसमें आपके सहायता चाहिए। तीसरा उन्होंने एक विचार बताया, वो है कि कुंभ धार्मिक आयोजन तो है ही, एक सांस्कृतिक आयोजन है, केवल धार्मिक नहीं। पूरे देश की राष्ट्रीय एकात्मता के एक दर्शाने वाले अद्भुत अपने देश के एक आयोजन है, सांस्कृतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय एकात्मता के दृष्टि से। तो इसमें गंगा के अविरल निर्मल रहने चाहिए, गंगा जी के तट पर होता है, इसलिए वो एक कार्यक्रम है। तो इसको साल भर चलना चाहिए, केवल कुंभ में करने से नहीं होगा। और एक है, उन्होंने कहा कि एक विचार के संदेश भी जाना चाहिए। तो बातचीत में एक उल्लेख आया, जैसे आपने पंच परिवर्तन के लिया है, समरसता के, पर्यावरण के, संरक्षण के, ऐसे कुछ विचार यहाँ आने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। पिछले बार ऐसे वैचारिक कुंभ बनाए थे, ऐसे कुछ आयोजन करना ये सोच रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। ऐसे उन्होंने कहा सरकार सोचेगी। तो हमने कहा ऐसे किसी भी विषय के बारे में संघ के स्वयंसेवक सहयोग करेंगे ही। तो इसके उन्होंने तैयारी क्या है ये बताया। कुंभ के बारे में ये 3 बातें विशेष रूप से उन्होंने कहकर संघ के सहयोग की आशा व्यक्त की। हमने सरसंघ चालक जी ने, हमने कहा है संघ इस प्रकार के कोई भी सहयोग के अपेक्षा जहाँ है वहाँ हम करते हैं। देश के अन्य भागों में भी किया है, पहले भी किया, अभी भी करेंगे। उसकी चर्चा हुई, आधा पौन घंटे इसकी चर्चा हुई। बाकी समय थोड़ा सा अन्य प्रांतों से आए हुए लोगों से उन्होंने बात की, थोड़ा सा पुराने परिचय भी कई लोगों से हैं, अनौपचारिक। दत्ता जी नमस्कार, मेरा नाम जतिन है। दत्ता जी नमस्कार, मेरा नाम जतिन है, इकोनॉमिक टाइम्स पेपर से। ये बहुत समय तक हम ये सुनते थे कि संघ और संघ के अनुसांगिक संगठन, भाजपा में कुछ खींचतान है। 24 में कुछ जो भाजपा के अध्यक्ष का बयान आया, उसके बाद कहा गया कि फैमिली मैटर है, फैमिली में रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो वो कुछ इम्प्रूव हुआ, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में देखा गया कि संघ के कार्यकर्ता बहुत जमीन पर थे, जिसका बीजेपी को लाभ भी दिखा, और ऐसा ही महाराष्ट्र में भी है। फैमिली मैटर को सार्वजनिक करना है क्या? फैमिली मैटर कहाँ है? देखिए, हम सार्वजनिक संगठन है, इसमें कोई नहीं। पहली बात, ऐसे कोई खिंचौताने वगैरह हमारे किसी के साथ नहीं, केवल भाजपा के नहीं। मैं कहता हूं
हमारे कांग्रेस के साथ खींचातानी नहीं है जी, कोई खींचातानी नहीं है। हम सभी से मिलते हैं। हमारे स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक, कार्यवाह, हमारे पदाधिकारी लोग समाज के सब लोगों से मिलते हैं। मैं साल भर में मिलता हूँ, अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ। वो पार्टी के नेतृत्व है, समाज के एक प्रमुख व्यक्ति है। हम उद्योगपति से मिलते हैं, पत्रकार के आपके संपादकों से मैं मिलता हूँ, जनजाति क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, वैज्ञानिकों से मिलते हैं। ऐसे हम समाज जीवन के विभिन्न पार्टी के नेताओं से भी हम मिलते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में वैमनस्य, नफरत क्यों चाहिए भाई? मेरा इतना ही कहे हैं, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हो, हम तो मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो मिलना चाहते हैं जी, सबसे मिलना चाहते हैं, तो सभी से मिलते हैं। हम किसी को देखो, संघ के लोग सबसे मिलते हैं। मैं आपको किसका हम एक साल में मिलते कहेंगे तो वो न्यूज बन जाएगा। नहीं, देखिए मेरा कहना इतना ही है, कोई ऐसे नहीं है, खींचातानी नहीं है, कोई संघ के वगैरह वो ऐसे नहीं है। उनके स्पिरिट को भी हमने सकता है। उन्होंने कहा संघ पर निर्भर होकर अपने को काम करना नहीं है। हर संगठन अपने ताकत बढ़ानी चाहिए। संघ को ठेका दे दिया, आप इलेक्शन का काम करो, ऐसा हम करें। वो कहते समय उन्होंने कहा होगा हमको, कोई हमें कोई कहा लगा ही नहीं। हमारे एक भाई ने कहा, हमको कुछ कहा, हमको कुछ लगा ही नहीं है। हम उसके बाद में भी उनके घर जाकर भोजन किए हैं। देखिए कोई खींचातानी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, संघ ऐसे खींचातानी वगैरह वगैरह नहीं करता है। हमको कोई भी कहीं छोटा मोटा हुआ तो मलम पट्टी लगाना कैसे हमको मालूम है संघ में, वही नहीं तो मलम पट्टी क्यों लगाए? एक दूसरी बात यह है कि संघ को व्यक्तिगत तौर पर, संगठन के तौर पर हमारे कोई स्वार्थ नहीं है। ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, वो हुआ तो वो करेंगे, हमको नहीं है। हमको राष्ट्र की सुख शांति और राष्ट्र के कल्याण आवश्यक है। इसके जो काम जो उसके लिए तैयार है, किसी भी प्रकार से, वो राजनीति में हो, धार्मिक हो, सेवा में हो और किसी में हो, हम उनसे मिलते हैं। हमें सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं। जैसे सामाजिक अस्पृश्यता गलत है, राजनीतिक अस्पृश्यता भी गलत ही है। तो इसलिए हम सबसे मिलते हैं। खींचातानी बीजेपी में हुआ, ये सब देखिए भाई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मीडिया के लोग, आप लोगों ने लिखा है, हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं हुआ है, कोई खींचातानी नहीं थी। हमारे कार्यकर्ता पहले से अजय, हम लोग अंदर का इसको पढ़कर हमको अरे हंसी आती है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसे हम 1 मिनट में उसको ये कर देते हैं, दूसरे मिनट में हम तैयार रहते हैं, हमको कोई समस्या नहीं होती। संघ की मिट्टी अलग है जी, आप लोग आइए, दिन में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आनंद से ये सारे किए, बहुत अच्छा, आप लोग आए। नमस्कार, आते रहिए।